स्वागत है आप सबका एमसीक्यू क्लासेस पर। इस क्लास में हम राज्य के नीति निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसे हल करेंगे। चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 कह रहा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो नीति निदेशक तत्व का सिद्धांत है, न्याय योग्य नहीं है। यह कथन सही है कि गलत है? यह कथन बिल्कुल भी सही है। अनुच्छेद 37 में स्पष्ट कहा गया है कि जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है वह न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इन्हें अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि जो नीति निदेशक तत्व होता है उसका उद्देश्य होता है कि सरकार को, मतलब राज्य को निर्देशित करना कि नीति बनाते वक्त वह अपनी नीति में इसे भी शामिल करे, और राज्य के लिए स्वैच्छिक होता है कि वह नीति बनाते वक्त करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर न्यायालय में लागू कराने के लिए जाया नहीं जा सकता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी सही हो जाएगा। कारण देख लिया जाए, इन्हें कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। बात सही है, नीति निदेशक तत्व यह न्याय योग्य नहीं है क्योंकि इन्हें कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। कारण भी सही है, और कथन का जो कारण है वह पूरी तरह से व्याख्या भी करता है। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 3 में देख लिया जाए किस चीज का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में भाग 3 है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकार से संबंधित उल्लेख है। भाग 4 देख लिया जाए। भाग 4 जो है यह नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 इसका उत्तर सही हो जाएगा। नीति निदेशक तत्व से संबंधित भाग 4 है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। वहीं पर 4 का 1 देख लिया जाए। भाग 4 का 1 जो कि अनुच्छेद 51A है, यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य से संबंधित है। चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ और देख लिया जाए इससे संबंधित, भाग से संबंधित भारतीय संविधान में जो भी उल्लेख है महत्वपूर्ण उसे भी एक बार देख लिया जाए। जैसे भाग 5 में क्या है? भाग 5 में संघ से संबंधित है। तो 1 2 3 कौन कौन हुआ? 3 4, 4 का ये 5 हो गया। तो 1 देख लिया जाए भाग किससे संबंधित है। भाग 1 जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 जो है वह नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है। उसके बाद भाग 3 देख लिए। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है नीति निदेशक तत्व से संबंधित है। 4 का ए जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। भाग 5 जो है संघ से संबंधित है। उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है एक भाग 11 आ जाता है। तो भाग जो 11 है वह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, कि केंद्र राज्य के बीच में जो संबंध है उससे संबंधित है। उसके बाद आ जाता है एक भाग 15 आ जाता है। भाग 15 जो है वह चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक आ जाता है भाग 17। भाग 17 जो है वह भाषा से संबंधित है। भाषा से संबंधित कौन सा भाग है? भाग 17 है। एक इंपॉर्टेंट आ जाता है भाग 18। भाग 18 जो है वह आपात उपबंध से संबंधित है। आपात उपबंध से संबंधित है। भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध से संबंधित है। और भाग 20 जो है वह किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। भाग 20 जो है संविधान संशोधन से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 कह रहा, 2 हो गया। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक जो सिद्धांत है किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से नीति निदेशक का सिद्धांत लिया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आयरलैंड से। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन कौन सा संविधान में प्रावधान लिया गया है महत्वपूर्ण, उसके बारे में देख लिया जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट लिया गया है।
और देख लिया जाए न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया है? वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। प्रस्तावना का प्रारूप कहता है, प्रस्तावना का प्रारूप, यदि प्रस्तावना का प्रारूप कहे तो वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। परंतु यदि कह दे कि प्रस्तावना का भाषा कहाँ से लिया गया था, तो प्रस्तावना का भाषा यदि कह दे तो वह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। राष्ट्रपति पर एक महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश से लिया गया था? तो यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के ही संविधान से लिया गया था। लेकिन प्रश्न यदि कह दे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया था, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति यदि कह देगा तो वह कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति वह आयरलैंड हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति यदि कह देता तो वह कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। चलिए सोवियत संघ से देख लिया जाए क्या क्या लिया गया। तो सोवियत संघ से जैसे मौलिक कर्तव्य हुआ, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज हुआ, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श है, यह भी सोवियत संघ से ही लिया गया था। प्रस्तावना में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वह कहाँ से लिया गया था? वह भी सोवियत संघ से ही लिया गया था। ब्रिटेन से देख लिया जाए क्या क्या लिया गया। जैसे संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता यदि प्रश्न पूछ दे कि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, तो यह भी, इसका भी उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटेन से ही लिया गया था। इससे प्रश्न पूछ दे कि विधि का शासन, विधि का शासन कहाँ से लिया गया, तो विधि का शासन भी हो जाएगा ब्रिटेन से ही, ब्रिटेन के ही संविधान से लिया गया था। तो 3 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या स्थापित करना है। तो नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 37 में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि वित्त आयोग है, उसके संदर्भ में 3 कथन दिया हुआ है, तीनों कथन पर विचार करना है कि कौन सा कथन जो है वित्त आयोग के संदर्भ में सही है। कथन 1 देखा जाए कि कथन 1 इसका उल्लेख, कथन 1 है कि वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। यह कथन बिल्कुल भी सही है कि वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में। यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। यह भी कथन क्या है? सही है। तीसरा देख लिया जाए कि इसकी सिफारिशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि सिफारिशों को लागू करते समय जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करते समय यदि कोई असंवैधानिक तत्व आता है उसके अंतर्गत, तो उसे न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा जाता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, तो इसका सही कथन कौन कौन सा हो जाएगा? 1, 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वित्त आयोग के बारे में देख लिया जाए थोड़ा सा। वित्त आयोग के बारे में देख लिया जाए तो वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो वित्त आयोग है यह केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों को वितरण से संबंधित सिफारिश करता है। क्या करता है? सिफारिश करता है। राज्य और केंद्र के बीच जो वित्तीय संसाधन हुआ, संसाधन के वितरण से संबंधित क्या करता है? मात्र सिफारिश करता है, संबंधित सिफारिश करता है। वित्त आयोग जो है यह एक कैसा निकाय है? अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक निकाय है। वित्त आयोग किस तरह का निकाय है? एक अर्धन्यायिक निकाय है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यह हुआ वित्त आयोग से संबंधित फैक्ट। प्रश्न संख्या 6 कह रहा
कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में क्या समानता है। तो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में क्या समानता है यह देख लिया जाए। अनुच्छेद 12 जो है उसमें राज्य से संबंधित परिभाषा दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से निकाय आते हैं, और अनुच्छेद 36 में भी राज्य से संबंधित वही सेम परिभाषा दिया हुआ है जो अनुच्छेद 12 में है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, दोनों में राज्य की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन नंबर बी। नीति निर्देशक तत्व के बारे में थोड़ा अनुच्छेद के बारे में देख लिया जाए। जैसे नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक है ना, उसमें देख लिया जाए अनुच्छेद जो शुरू का महत्वपूर्ण है। जैसे अनुच्छेद 36 हुआ, उसमें क्या दिया गया है, राज्य का परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद 36 है। 37 किस चीज से संबंधित है कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, न्याय योग्य नहीं है। जो अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 38 क्या कहता है कि सामाजिक व्यवस्था और अवसरों में समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अवसरों में समानता से संबंधित अनुच्छेद 38 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, लेकिन राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाते समय इस सिद्धांतों को लागू करें। इस बात का उल्लेख किसमें किया गया है, अनुच्छेद 36 में तो परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है क्या कि नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है, तो यह उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। और अनुच्छेद 38 में जो है वह अवसरों में समानता से संबंधित अनुच्छेद 38 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका उत्तर, सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 38 के 1 में। 38 के 1 में क्या कहा गया है कि राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से युक्त सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना किसका काम है, राज्य का। 38 के 2 में क्या उल्लेख है देख लिया जाए। 38 के 2 में उल्लेख है कि आय, सुविधा और प्रतिष्ठा और अवसरों की जो असमानता है उसे कम करने से संबंधित है। जो अवसरों की असमानता को कम करने से संबंधित कौन सा, यानी कि अवसर में जो असमानता है उसे राज्य को कम करना चाहिए। यह किस अनुच्छेद में है, 38 के 2 में है। और 39 के 1 में किस चीज से संबंधित है, अनुच्छेद 39 का 1, अनुच्छेद 39 का ए जो है वह निःशुल्क विधि सहायता से संबंधित है। निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 के ए है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 38 में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था। तो इसमें कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था, 38 के ए में कौन सा प्रावधान जोड़ा गया था कि आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना। यह किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था, अनुच्छेद 38 के 2 के तहत जोड़ा गया था। पर्यावरण का रक्षा देख लिया जाए। पर्यावरण का रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है, 48 के ए से संबंधित है। पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, यह 39 का ए निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 40। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में शामिल है। तो यह किस अनुच्छेद में शामिल है, 39 के ए में। 39 का ए 2 ऑप्शन है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा। 40 में क्या उल्लेख है, 40 में उल्लेख है ग्राम पंचायतों का गठन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि अनुच्छेद 39 ए को
किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 39 का ए जो है, 39A को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 39 के ए में क्या उल्लेख है कि निःशुल्क विधि सहायता। 39 के ए में क्या उल्लेख है? निःशुल्क विधि सहायता, और इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसमें प्रथम और आखिरी बार संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। जो कि संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। बयालीसवें संविधान संशोधन के तहत ही अनुच्छेद 51 का ए जोड़ा गया था, जिसके तहत जो 1976 में टोटल 10 मौलिक अधिकार, जो मौलिक कर्तव्य जो है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 कह रहा कि भारत में पहला लोक अदालत किस वर्ष और किसके प्रयास से गठित किया गया था? तो प्रथम जो लोक अदालत है उससे संबंधित देख लिया जाए तो इसमें प्रश्न कौन सा दिया? 1976, 84, 87, 90। तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो लोक अदालत के बारे में देख लिया जाए कि प्रथम लोक अदालत का गठन जो है वह कब हुआ था? 1982 में प्रथम लोक अदालत का गठन हुआ था। यदि प्रश्न पूछ दे कि प्रथम लोक अदालत का गठन कहाँ हुआ था, तो कहाँ यदि कहेगा तो गुजरात के जूनागढ़, गुजरात का जो जूनागढ़ नामक जगह है वहाँ पर प्रथम लोक अदालत का गठन हुआ था। लोक अदालत की अवधारणा से संबंधित पूछ दे कि लोक अदालत का अवधारणा प्रथम बार किसके द्वारा दिया गया था, तो यह हो जाएगा लोक अदालत का अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि न्यायमूर्ति पीएन। लोक अदालत का अवधारणा किनके द्वारा दिया गया था? तो न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा दिया गया था। न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा प्रथम बार लोक अदालत के गठन से संबंधित अवधारणा दिया गया था। तो इसका पीएन भगवती तो दिया है, लेकिन इसका 1984 नहीं होगा, 1982 हो जाएगा। 1982 के बाद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं कि भारतीय लोकतांत्रिक समाजवाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो लोकतांत्रिक समाजवाद की मुख्य विशेषता क्या है? मुख्य विशेषता इसमें आता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होना, मतलब कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व, मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में के सह अस्तित्व होना। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 40 में दिया गया है। और अनुच्छेद 44 में किस चीज के बारे में दिया गया है? अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यूसीसी से संबंधित है, समान नागरिक संहिता से संबंधित। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 कि समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 44 में। समान नागरिक संहिता से संबंधित एक और प्रश्न आता है कि भारत में प्रथम बार समान नागरिक संहिता, मतलब एकमात्र राज्य जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है वह कौन सा राज्य हो जाएगा? या फिर प्रथम बार भी पूछ सकता है कि प्रथम बार किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ था, तो वह कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। यदि प्रश्न पूछ दे
कि गोवा में समान नागरिक संहिता कब लागू हुआ था, तो अक्सर लोग यहाँ पर उलझ जाएंगे कि स्वतंत्रता के बाद वाला ऑप्शन पर टिक कर देंगे, लेकिन गोवा में जो समान नागरिक संहिता है, यूसीसी जो है, वह लागू कब हुआ था? वह लागू 1869 में ही, जो ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के दौरान ही समान नागरिक संहिता वहां पर लागू हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि भारत का वह एकमात्र राज्य कौन सा है जहां लंबे समय से पुर्तगाली नागरिक संहिता लागू थी, तो यह राज्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोवा। गोवा को देखिए, यहाँ देख लिया जाए, गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था, तो 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाली जो है शासन से मुक्त हुआ था। गोवा पुर्तगाली शासन से मुक्त हुआ था। पुर्तगाली शासन से कब मुक्त हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा दमन द्वीप को, गोवा के साथ साथ दमन और दीव को भी पुर्तगाली कब्जे से आजाद कराया था। तो गोवा, दमन और दीव को भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत आजाद कराया था, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑपरेशन विजय के तहत। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जिसने खुद का यूसीसी विधेयक पारित और लागू किया? 17 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? 17 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोवा में यूसीसी कब लागू हुआ? 1869 से ही लागू है, जब वहां पर पुर्तगाली शासन के अधीन था, उसी वक्त से वहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो पर्यावरण संरक्षण तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 48 का ए हो जाएगा। अनुच्छेद जो 48 है, इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। अनुच्छेद 50 देख लिया जाए किस चीज से संबंधित है, तो अनुच्छेद 50 के अंतर्गत न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। कार्यपालिका का पृथक्करण से संबंधित है अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 किस चीज से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि अनुच्छेद 48 का ए संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 48 का ए जो है वह क्या कहता है कि अनुच्छेद 48 का ए क्या कहता है कि पर्यावरण तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा हमें करनी चाहिए। तो यह 48 का एक जो है वह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान के संशोधन के तहत। 48 ए के तहत क्या है? पर्यावरण संरक्षण तथा वन जीवों की रक्षा से संबंधित है। रक्षा से संबंधित है कौन सा अनुच्छेद? 48 का ए। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? इस प्रश्न के बारे में देख लिया जाए। नीति निदेशक तत्वों का संविधान में तो वर्गीकरण नहीं किया गया है। जो नीति निदेशक तत्व है उसे संविधान में वर्गीकरण
नहीं किया गया है, परंतु इनके व्यापक रूप को देखते हुए, इनके व्यापक जो रूप है, व्यापक रूप को देखते हुए इसे 3 भागों में बांटा गया है। व्यापक रूप के देखते हुए कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में क्या बांटा गया? गांधीवादी, पहला भाग में गांधीवादी तत्वों से संबंधित रखा गया है। जैसे गांधीवादी तत्वों से संबंधित कौन कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 40, 43, 43 का ए, 46, 47 और 48। यह अनुच्छेद जो है वह गांधीवादी सिद्धांत से प्रभावित अनुच्छेद है। दूसरा अनुच्छेद देख लिया जाए, समाजवादी सिद्धांत से प्रभावित कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 38 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा, 41, 42 और 47। यह किस सिद्धांत से प्रभावित है? समाजवादी सिद्धांत से प्रभावित है। और तीसरा जो है वो उदारवादी सिद्धांत, उदारवादी तत्व यानी उदारवादी सिद्धांत से प्रभावित कौन कौन सा अनुच्छेद है? तो वह हो जाएगा 44 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 48 का क हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और 51 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 41 नंबर, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आता है? तो समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो इसमें तो अनुच्छेद 40 जो है वह गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित, सॉरी समाजवादी सिद्धांत पर आधारित 44, 45 और 50। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21, ये वाला गलत हो गया। 21 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 38, 39 और 41। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उदारवादी सिद्धांतों का हिस्सा है? तो उदारवादी सिद्धांतों का हिस्सा कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50 हो जाएगा। जो अनुच्छेद 40 है वह किस सिद्धांत से प्रभावित है? तो अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत से प्रभावित है। 47 भी जो है वह गांधीवादी सिद्धांत से ही प्रभावित है और 43 का ये जो है यह भी गांधीवादी सिद्धांत से ही प्रभावित है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की तरफ कि कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो यह इसमें उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित प्रावधान रखा गया है। अनुच्छेद 48 में क्या रखा गया है यह देख लिया जाए। तो अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रावधान रखा गया है। 49 में क्या रखा गया है? जैसे 49 में रखा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, स्थान है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान एवं वस्तुओं की क्या करनी चाहिए? रक्षा होनी चाहिए। वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 49। और अनुच्छेद जो 51 है यह अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने का प्रयास किस अधिनियम के तहत प्रथम बार किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत नहीं, 17 ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं होगा, यह इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये 1781 बंदोबस्ती अधिनियम के तहत। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देख लिया जाए क्या होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या बदलाव किया गया? पहला कि बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कोलकाता में
कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना प्रथम बार किस एक्ट के तहत किया गया था? द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही किया गया था। तो 1774 में जब कोलकाता सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद स्वतंत्र भारत में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसे डीएम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 देख लिया जाए कि भारतीय विदेश नीति का संवैधानिक आधार किस अनुच्छेद को माना जाता है? तो भारतीय विदेश नीति का संवैधानिक आधार जो अनुच्छेद 51 है उसे माना जाता है। अनुच्छेद 51 में क्या उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय जो शांति है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। और इसमें उल्लेख क्या किया गया है कि किसी भी विवाद को मध्यस्थता के द्वारा हल करना बेहतर होता है या हल करना चाहिए। किसी भी विवाद को किसके द्वारा? किसी तीसरे पर्सन के मध्यस्थता में उसे बैठकर विवाद का हल ढूंढना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि अनुच्छेद 51 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो अनुच्छेद 51 के तहत कौन सा कथन सत्य है देख लिया जाए। तो अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो यह कथन बिल्कुल भी सही है। दूसरा कथन देख लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन करता है। जो अनुच्छेद 51 है वह अंतर्राष्ट्रीय जो भी विवाद है उसे मध्यस्थता द्वारा निपटाने को प्रोत्साहन करता है। यह भी कथन बिल्कुल भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों कथन सही है। 28 की तरफ चला जाए कि 1972 में जो शिमला समझौता हुआ था उसकी मुख्य शर्त क्या थी? तो 1972 में जो शिमला समझौता हुआ किसके किसके मध्य हुआ? वह भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। इस समझौता के तहत क्या बात रखा गया कि दोनों देश अपने विवादों को द्विपक्षीय तरीका से यानी कि दोनों आपस में ही इसे सुलझाएंगे तथा किसी के मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। इस समझौता के तहत क्या कहा गया कि दोनों देश अपने विवाद को द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा ही सुलझाएंगे तथा किसी तीसरे की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, कथन एक कह रहा है कि भारत की विदेश नीति शिमला समझौते के तहत पाकिस्तान के साथ विवादों में किसी भी बाहरी मध्यस्थता का विरोध करता है। तो यह कथन क्या हो जाएगा? बिल्कुल भी सही हो जाएगा। जो भारत का विदेश नीति है वह किसी भी मध्यस्थता का विरोध करता है। आर देख लिया जाए, अनुच्छेद 51 सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए मध्यस्थता का समर्थन करता है। तो मध्यस्थता का समर्थन कौन करता है? अनुच्छेद 51 करता है। यह भी कथन सही है, परंतु कथन ए का सही रूप से व्याख्या कारण आर स्पष्ट नहीं कर पा रहा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है वह जो पूर्व सोवियत संघ जो रूस है उससे प्रभावित है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए अमेरिका के बारे में देख लिया जाए कि अमेरिका से क्या लिया गया। तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनरावलोकन वगैरह और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया था। फ्रांस से देख लिया जाए, फ्रांस से क्या लिया गया। तो फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है वह कहाँ से? फ्रांस के क्रांति से ही प्रेरित था। और जर्मनी से क्या लिया गया यह देख लिया जाए। जर्मनी से आपात उपबंध। आपात उपबंध कहाँ से किस देश के संविधान से लिया गया? तो जर्मनी के संविधान से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के लिए सुझाव किस समिति ने दिया था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देख लिया जाए थोड़ा सा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर ही 42वां संविधान संशोधन संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A जोड़कर मौलिक कर्तव्य को क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य को भाग 4A के तहत संविधान में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जब संविधान में जुड़ा था तो उस वक्त टोटल कितना मौलिक कर्तव्य था, 10 गो मौलिक कर्तव्य था। 1976 में कई गो मौलिक कर्तव्य था, 10 मौलिक कर्तव्य था। और 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य क्या किया गया था, जोड़ा गया था। प्रश्न एक और पूछ सकता है थोड़ा सा घुमाकर कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ने के लिए सिफारिश किए थे। प्रश्न पूछेगा कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज संविधान में, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जोड़ने का सिफारिश किए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह 8 मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सिफारिश किए थे, परंतु 42वां संविधान संशोधन जब हुआ उस वक्त 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अगले प्रश्न देख लिया जाए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों को सिफारिश की थी। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने की सिफारिश की थी। प्रश्न संख्या 34 देख लिया जाए कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 35 देख लिया जाए कि प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि क्या 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष और किस संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है क्या, वह देख लिया जाए। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा में अवसर से संबंधित प्रावधान है, अवसर से संबंधित प्रावधान जोड़ा गया था कि गार्जियन जो भी हैं और सरकार, उनका दायित्व है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36 कह रहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो कह रहा है कि दोनों के बीच में जो अंतर है उससे संबंधित कौन सा जो है वह युग्म सही है। तो मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। मतलब मौलिक अधिकार के उल्लंघन में कोई भी व्यक्ति न्यायालय जा सकता है, न्यायालय द्वारा लागू करवा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देख लिया जाए कि मौलिक अधिकार भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 3 में भी बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ऑप्शन नंबर सी देख लिया जाए, मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, सही है, तथा नीति निर्देशक सिद्धांत अपरिवर्तनीय है। यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर हम न्यायालय जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्व के उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कौन सा है यह बताना है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेश नहीं था, यह कथन सही है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। दूसरा देख लिया जाए कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, यह भी कथन क्या है, सही है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन कब,
2 के तहत जोड़ा गया था, और बाकी जो 10 है वह कब जोड़ दिया गया था, तो वह 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ दिया गया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। 38 देख लिया जाए। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों में से किस सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में, उससे संबंधित कौन सा सिफारिश को शामिल नहीं किया गया था, इसे देख लिया जाता है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह तो शामिल किया गया था, उत्तर यह नहीं होगा। कर्तव्य अनुपालन न करने पर आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान है, यह वाला जो प्रावधान है इसे स्वीकार नहीं किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की तरफ। 86वें संविधान संशोधन के तहत किस वर्ष के आयु के बच्चों के माता पिता या संरक्षण पर उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य आरोपित किया गया? तो इसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 40 देख लिया जाए प्रश्न कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किया गया है? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 51 क के अंगों में शामिल है। देख लिया जाए बाकी के बारे में। 51 क के क में शामिल है। 51 क के क में क्या शामिल है कि हमें संविधान, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का क्या सम्मान करना चाहिए? राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। अंगों में क्या है कि ऐसे प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। 51 क के 6 में क्या शामिल किया गया है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, और ज में क्या शामिल किया गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 41। वर्ष 1999 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति ने सुझाव दिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि मूल कर्तव्य अदालतों द्वारा गैर न्यायोजित प्रकृति के हैं। तो यह कथन बिल्कुल भी सही है। मूल कर्तव्य जो है वह गैर न्यायोजित प्रकृति के है, अर्थात इसे लागू कराने के लिए हम अदालत नहीं जा सकते हैं। कारण देख लिया जाए कि यदि कोई नागरिक मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उसे सीधे दंडित नहीं कर सकता है जब तक कि इसके लिए कोई अलग विधि ना हो। तो इसका कारण भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और कथन का जो आर कारण है वह सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल कर्तव्यों के संदर्भ में सही नहीं है? तो गलत बताना है कि गलत कथन कौन सा है। तो मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, तो यह कथन नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो यह भी सही है, तो इसे भी गलत नहीं कहा जा सकता। सी देखा जाए क्या है कि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर संविधान स्वयं दंड का प्रावधान करता है, यह कथन बिल्कुल भी गलत है, यानी कि सही कथन नहीं है। तो सही उत्तर 43 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।